आज जिस शीर्षक का हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान का मूल प्रश्न के रूप में हम जान सकते हैं। जो मूल प्रश्न राजनीति विज्ञान का जुड़ा हुआ है वह ये है कि राज्य संस्था के रूप में इसकी प्रकृति क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन क्यों करता है और उसकी सीमाएं क्या है। ये राजनीति विज्ञान के मूल प्रश्न हैं और इसी संदर्भ में बीए पार्ट फर्स्ट में जो सिलेबस में आपके राज्य की प्रकृति, उसका कार्यक्षेत्र और उसके साथ जुड़ी हुई 3 विचारधाराओं का उल्लेख मिलता है। पहली है उदारवाद, दूसरी है आदर्शवाद और तीसरी है मार्क्सवाद। कि इन तीनों विचारधाराओं का राज्य के संदर्भ में क्या विचार हैं, राज्य के कार्यक्षेत्र और उसकी प्रकृति के संदर्भ में। तो आज के इस व्याख्यान में हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि राज्य मूल रूप से एक संस्था है, तो उसकी प्रकृति और उसका कार्यक्षेत्र क्या है। और राजनीति विज्ञान का एक मूल प्रश्न जो हमेशा उपस्थित रहा है वह ये है कि व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन क्यों करता है और वह किस सीमा तक इस आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। ये मूल प्रश्न है राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ। तो इनका जवाब हम अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर अलग अलग देखने को मिलता है। राज्य के बारे में मैं आपको बता ही चुका था कि राज्य के बारे में हमने पढ़ा है 10th 12th की क्लासों में। आपने पढ़ा होगा कि राज्य एक संस्था है जो अनादिकाल से चली आ रही है। वर्तमान में भी मानव समुदाय राज्यों के आधार पर विभक्त है। सामान्यतः राज्य के 4 तत्व गिनाए जाते हैं: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और प्रभुसत्ता। इन चारों की व्याख्या हम कर चुके थे। और राज्य का स्वरूप हर युग में बदलता रहा है। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि नगर राज्य आज से 2500 साल पहले अगर राज्य और आज के राज्य की तुलना करें तो हम पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलेगी। कि यूनान में उस समय आज से 2500 साल पहले नगर राज्यों का कॉन्सेप्ट था, यानी नगर राज्यों की अवधारणा काम कर रही थी, जिसे हम नगर राज्य के नाम से जानते हैं। कि राज्य इतने बड़े थे जितना एक शहर, और वो शहर की समस्त सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करते थे। भारत में भी 16 महाजनपदों का युग जब हम पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व, तो वैसा ही हम 16 महाजनपदों को मानते हैं कि राज्यों का स्वरूप एक शहर या 2 शहरों तक ही सीमित था। आज के युग में जब राज्य बड़े व्यापक रूप धारण कर चुके हैं और राज्यों की नगर राज्यों से राष्ट्र राज्य तक का जो सफ़र है राज्यों का, ये बताता है कि राज्य का स्वरूप कभी एक जैसा नहीं रहा। राज्य समय अनुसार बदलते रहे हैं। यही वजह हम नगर राज्य, फिर साम्राज्यवादी राज्य, औपनिवेशिक राज्य और फिर राष्ट्र राज्यों को देखते हैं। तो राज्य और परंपरागत राजनीति विज्ञान में तो राज्य के अध्ययन को प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है। गार्डनर जैसे विचारक ने तो कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो जब इतनी केंद्रीकृत और प्रमुख इकाई है राज्य, और राजनीति विज्ञान का उद्देश्य इस राज्य, इसकी कार्यप्रणाली को समझना है, तो हमें ये मूलतः समझना पड़ेगा कि जिसे हम राज्य कह रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, और अलग अलग जो विचारधाराएँ, 3 विचारधाराओं का उल्लेख हमारे सिलेबस में किया गया, उदारवाद, आदर्शवाद और मार्क्सवाद, राज्य के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो राज्य मोटे तौर पे कहा जाए कि एक लंबा इतिहास है। दूसरा, राज्य के 4 तत्व पाए जाते हैं और राज्य विभिन्न समय और कालों के अनुसार राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये 3 आधार बातें हैं। अब
राज्य के बारे में कि इसका कार्यक्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है। लगभग राजनीति विज्ञान की जितनी भी विचारधाराएं हम जानते हैं, चाहे वो उदारवाद हो, समाजवाद हो, मार्क्सवाद हो, आदर्शवाद हो, सारी विचारधाराओं में सिर्फ एक विचारधारा ही ऐसी है, आदर्शवाद, जो राज्य को एक लक्ष्य और एक पवित्र साध्य मानकर उसकी कल्पना करती है। बाकी सभी विचारधाराएं कमोबेश राज्य के समाप्ति के पक्षधर हैं। अब ये बड़ा विडंबना है राजनीति विज्ञान की कि आदर्शवाद को छोड़कर कोई भी विचारधारा राज्य की समर्थन नहीं करती, बल्कि उसके समाप्ति का पक्षधर है। चाहे वो आप उदारवाद देख लीजिए, आप उदारवाद की भी चरम परिणति राज्य की समाप्ति से होती है, मार्क्सवाद की भी चरम परिणति राज्य के समाप्ति से होती है, गांधीवाद की चरम परिणति राज्य के समाप्ति से होती है, और फेमिनिज्म या नारीवाद की भी उत्पत्ति राज्य के समाप्ति से होती है, क्योंकि नारीवाद भी ये मानता है कि राज्य पितृसत्ता का ही एक रूप है। अब बड़ी विडंबना वाली स्थिति ये है कि जब राज्य एक केंद्रीय संस्था है मानव समाजों की, और मानव एक ऐतिहासिक इसका परिवेश रहा है, उसके बावजूद भी अलग अलग विचारधाराएं, सिर्फ एक विचारधारा आदर्शवाद को छोड़ दिया जाए तो राज्य के संदर्भ में बड़ी नकारात्मक भूमिका मानती हैं। और जीवन के उदारवाद ने भी अपने लंबे इतिहास में एक बड़े काल तक वो राज्य को एक नकारात्मक संस्था ही घोषित करता रहा है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि राज्य मानवीय समाजों का एक केंद्रीय संगठन है, लेकिन उसके बावजूद भी विचारधाराएं जो भी राजनीति विज्ञान में प्रचलित हैं, वे राज्य का इतना समर्थन, उसके कार्यक्षेत्र और प्रकृति का समर्थन अपने अपने हिसाब से करते हुए भी उसको समाप्ति या उसको कम कर देने के पक्षधर रही हैं। तो ये एक एम्बिग्यूटी या एक विडंबना हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मिलती है कि आदर्शवाद ही एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो राज्य का देवीयकरण करती है या राज्य को साध्य मानती है और मनुष्य को साधन मानती है। अब इस बात को समझें कि तीन अलग अलग विचारधाराएं कौन सी हैं और उनका राज्य के बारे में दृष्टिकोण क्या है। पहली विचारधारा है उदारवाद, दूसरी विचारधारा है आदर्शवाद और तीसरी विचारधारा है मार्क्सवाद। पहले हम विचारधारा के रूप में हम उदारवाद को समझें। हम सामान्यतः उस शब्द को अक्सर कई बार इस्तेमाल करते हैं कि ये बड़ा उदार है या ये संस्था बड़ी उदार है या ये व्यक्ति बड़ा उदार। लेकिन जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें इसका सही अर्थ नहीं पता होता है कि उदार हम किसे कहते हैं। उदार राजनीति विज्ञान में शब्द जो उदारतावाद है या लिबरलिज्म है, उसकी उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि उदारवाद वो विचारधारा है या सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसलिए इस सिद्धांत को उदारवाद के नाम से जानते हैं। यानी उदारवाद, उदारतावाद वह सिद्धांत है या लिबरलिज्म वह सिद्धांत है जो मनुष्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और हर वो व्यक्ति, वो संस्था उदारवादी मानी जाएगी जो मनुष्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अब मनुष्य की स्वतंत्रता का समर्थन करना क्यों ज़रूरी है? यह उदारवाद किन आधारों पर मनुष्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है? ये एक प्रस्तावना है जिसे उदारवाद ने हासिल किए एक लंबे पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप।
तो पहली बात हमें ये समझने की है कि उदारतावाद या उदारतावाद एक विचारधारा है। विचारधारा को अगर हम परिभाषित करें तो विचारधारा विचारों का वह समूह है जो समर्थन करता है किसी न किसी राजनीतिक कार्यवाही करने के लिए। यानी हर वह विचारों का समूह जो व्यक्ति को किसी कार्यवाही या क्रिया करने की प्रेरणा देती है, उसे हम विचारधारा के रूप में जानते हैं। हर वह विचारों का समूह विचारधारा है जो व्यक्ति को कुछ कर्म करने की प्रेरणा देती है। इस रूप में उदारवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद ये सब विचारधाराओं के ही स्वरूप हैं।